नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज अपन जो रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड की जो भाषा सेकंड में हमने संस्कृत ली है, उस संस्कृत में आज हम सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा अपना वो अपन लेने जा रहे हैं। हमने पहला टॉपिक लिया था माहेश्वर सूत्र के बारे में चर्चा की थी, जो पहला टॉपिक था। और आज अपन हम दूसरा जो टॉपिक है वो क्लास में लेके आए हैं, जिसका शीर्षक होगा वर्ण विचार। माहेश्वर सूत्र के बिना वर्ण नहीं बने थे और वर्णों के बिना आगे हम जो संधि पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, वो नहीं बनने वाले हैं। मतलब जो अपनी क्लास चल रही है ये बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, जीरो लेवल से क्लास चल रही है। तो इस क्लास को ध्यान से देखना है, क्योंकि वर्ण जब तक वर्ण समझ में नहीं आएंगे हमें संधि, प्रत्यय, आगे की जो भी चीज़ है हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो देखिए वर्ण किसे कहते हैं। पहले हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी थी? 14 थी। माहेश्वर सूत्र किसके द्वारा रचित किए गए थे? तो हमने देखा है कि पाणिनि जी के द्वारा किए गए थे, जो कि भगवान शिव के डमरू से निकले थे। इतनी और सूत्रों की संख्या कितनी थी? 14 थी। और माहेश्वर सूत्रों से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बनी थी वो थी प्रत्याहार। क्या बनी थी? प्रत्याहार। और आज हम जो लेने वाले हैं माहेश्वर सूत्रों से जो अगली चीज़ बनी, वर्ण बने हैं। वर्णों से क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्द से क्या बनता है? पद बनता है। और पद से पूरा ग्रंथ बनता है, पदों से पूरा ग्रंथ बनता है। आज अपन देख रहे हैं कि वर्ण विचार का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लेके आए हैं आज आपके सामने। शीर्षक क्या होगा? वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के अंदर सबसे जो मेन जो टॉपिक है, जो चीज़ ली हमने, वो है वर्ण। अब आता कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वो बिल्कुल ध्यान से हमें धीरे धीरे लेना है। अपना टॉपिक कोई भागी दौड़ नहीं जा रहा है। माहेश्वर सूत्र के बीच में अपने 2 दिन का गैप दिया है ताकि आप माहेश्वर सूत्र को आराम से समझ सकते हैं। आज अपन ले रहे हैं वर्ण, और वर्ण के बीच के अंदर भी 2 दिन का और गैप देंगे। और माहेश्वर सूत्र और वर्ण विचार से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे, उनका फिर पूरा एक वीडियो अलग से आएगा। उसके अंदर 50-60 जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे हम आपके सामने लेके आएंगे, दोनों के, माहेश्वर सूत्र का और वर्ण विचार के, दोनों के ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। तो देखो वर्ण किसे कहते हैं ये हमें पहले समझना है। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो मुंह से निकलने वाली ध्वनि क्या कहलाएगी? वर्ण। आगे लिखा है कि न क्षरति इति अक्षर है। न क्षरति इति अक्षर है, इसका मतलब होता है कि जिसका क्षरण नहीं हो, अर्थात जिसको तोड़ नहीं सकते हैं, वो क्या है? अक्षर है। तो देखो वर्ण की परिभाषा रटने वाली परिभाषा नहीं है, हमें वर्ण की परिभाषा को समझना है कि वर्ण किसे कहते हैं। और हमने देखा कि वर्णों की अलग अलग अनेक सारी परिभाषाएं हैं, अलग अलग विद्वान अपनी अपनी परिभाषाओं को अलग अलग तरीके से रखते हैं। लेकिन जो वास्तव में वर्ण की परिभाषा जो अष्टाध्यायी से ली गई है, वो परिभाषा क्या होगी कि न क्षरति इति अक्षर है, अर्थात जिसका क्षरण नहीं होता है, अर्थात जो टूट नहीं सकता। यह हम ये बोल सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जिनका क्षरण है, जिनका क्षरण अथवा विनाश न हो सके, जिसका न तो हम क्षरण कर सकते हैं न उसका विनाश कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े अथवा खंड नहीं किए जा सकते। ये सबसे मेन परिभाषा यही होगी कि वर्ण वह पद है, वर्ण वह पद है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिसके हम टुकड़े करना असंभव है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी, भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होगी वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। तो इतनी सी परिभाषा देखनी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो इसमें ये दे रखा है कि देखिए आप, जिनका क्षरण अथवा विनाश न हो सके, दूसरे शब्दों में वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े अथवा खंड नहीं किए जा सकते, जिसके हम न तो टुकड़े कर सकते हैं और न उसका क्या कर सकते हैं? हम खंड कर सकते हैं। खंड का मतलब टुकड़े हो गया, उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ण पहले से छोटी इकाई है। जो पहले से ही छोटी इकाई होगी उसको हम टुकड़े करना असंभव, हमारे लिए असंभव होगा। आगे हम देखते हैं ऐसी ध्वनि। देखिए क्या लिखा है? ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो। ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो। ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो तथा आगे विभाजन किया जाना
असंभव हो उसे वर्ण कहते हैं। ये भी एक परिभाषा है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन किया जा चुका है कहलाता है। ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन किया जा चुका है वो क्या कहलाता है? तो ये भी एक प्रश्न बनता है। तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो वर्ण। ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन किया जा चुका हो, आगे विभाजन किया जाना असंभव हो, आगे विभाजन नहीं किया जा सकता, वो वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वो वर्ण कहलाती है। जैसे क है, अब इस क के अंदर पहले से ऑलरेडी हलंत दे रखा है, तो क का हम टुकड़ा और नहीं कर सकता। भाई क जो पहले से हलंत है का मतलब आधा हो गया, ये हलंत का मतलब आधा क है, तो इसको हमें और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे ख लिखा हुआ है, जैसे ग लिखा हुआ है, जैसे ए है। अब ए का और विच्छेद करना असंभव होता है। भाई आ का तो विच्छेद कर सकते हैं हम, लेकिन ए का विच्छेद नहीं कर सकते। तो ए तो अंतिम विच्छेद हो गया, इसका और विच्छेद नहीं कर सकते, तो ए भी क्या कहलाता है? वर्ण है। अब कई बोलते हैं कि वर्ण में केवल व्यंजन आते हैं, हमेशा वर्ण में स्वर भी आते हैं। वर्ण में क्या आते हैं? स्वर भी आते हैं। तो ध्यान रखना, ए के हम टुकड़े नहीं कर सकते, तो ए भी एक वर्ण हो गया। जो ई ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई के भी टुकड़े करना असंभव होता है, तो ह्रस्व ई भी अपने आप में एक क्या है? वर्ण है। आगे हम देखते हैं तो और भी कई पद आएंगे, जैसे ऊ छोटा ह्रस्व ऊ हो गया, तो ह्रस्व ऊ भी अपने आप में क्या है? एक वर्ण है। तो ऐसी इकाई जिसका और विभाजन अथवा और टुकड़े हम नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। आगे देखते हैं वो क्या कहलाएगा? वो वर्ण कहलाएगा। तो आगे देखते हैं, वर्ण के बाद में हम देखते हैं वर्ण। ये आगे लास्ट में इसका और दे दिया हमने। वर्ण भाषा का मूल तत्व होता है। भाषा का मूल तत्व कहलाता है। भाषा का मूल तत्व क्या कहलाता है? वर्ण। ये भी प्रश्न बनता है। जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बन सकते हैं हमें वो देखना है, हमें पूरी चीज़ नहीं रखनी है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, देखो को टॉपिक को उसको समझना और टॉपिक में से क्वेश्चन निकालना अलग अलग बात होती है। समझाने में तो हर कोई समझा देगा, लेकिन क्वेश्चन उसमें से किस प्रकार बन के आ सकता है वो भी हम साथ साथ ले रहे हैं। तो इसका ये प्रश्न बन गया कि भाषा का मूल तत्व कहा गया है वर्ण को। भाषा का मूल तत्व किसे कहा गया है? वर्ण को कहा गया है। वर्ण से ही क्या बनता है? वर्ण से ही क्या बनता है? शब्द। वर्ण से ही क्या बनता है? शब्द। या हम ये कह सकते हैं, प्रश्न ऐसे आ सकता है कि शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों का निर्माण होता है वर्णों से। शब्द और क्या बनता है? पद। और पद से क्या बनता है? फिर वाक्य। पद से क्या बनता है? वाक्य। अक्षरस्य एव नामांतरम वर्ण इति, अर्थात अक्षरस्य, अक्षरस्य का मतलब अक्षर का, एव का मतलब ही, नाम का मतलब नाम, क्या है? वर्ण। अर्थात अक्षर का नाम ही क्या है? वर्ण। कहने का तात्पर्य है कि वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना में, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और भाषा का जो मूल तत्व होता है वो भी क्या होता है? वर्ण कहलाता है। और वर्ण को हम क्या बोलते हैं? अक्षर भी बोलते हैं। वर्ण को हम क्या बोलते हैं? अक्षर भी बोलते हैं। इसी का भी साथ साथ में ध्यान रखना कि वर्ण को क्या कहा गया है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या चीज़ है आपके सामने। ये इसमें जो चीज़ आई है वो है इसमें संस्कृत अक्षराणी। संस्कृत के कितने अक्षर लिए गए हैं, संस्कृत में कितने वर्ण हैं, हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। अभी आप यहीं मत रुकना, क्योंकि अभी क्लास लंबी जब चल रही है तो हम पूरा डिटेल में समझाएंगे। वर्णों के में भी कई इतने अलग अलग आए हैं। कोई वर्ण की संख्या बता रहा 42, कोई बता रहा 46, कोई बता रहे 63, कोई बता रहे 64, कोई बता रहे 59। सबकी अलग अलग चीज़ है। लेकिन हर साल ये प्रश्न ऐसा रीट में आता है और विवाद का विषय बनता है। लेकिन इस बार हो सकता है कि जैसे मान लीजिए पाणिनि जी के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, या मान लीजिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, या एनसीईआरटी के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार का टॉपिक साथ में आएगा। हम पूरा लेके चल रहे हैं कि वर्ण कितने हैं, अंत तक देखते रहिए आप। संस्कृत अक्षराणी का मतलब हो गया संस्कृत के वर्ण, और संस्कृत के वर्ण कितने बताएंगे? इसमें 59 बताए गए हैं। संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी बताई है? 59 बताई है। ठीक है। अब 59 कैसे होगी? अब इन वर्णों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? इन वर्णों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? देखिए आप, इन वर्णों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों के अंदर बांटा गया है। तो पहला भाग कौन सा हो गया? पहला भाग हो गया स्वर। पहला भाग स्वर। दूसरा भाग कौन सा हो गया? दूसरा भाग हो गया व्यंजन। और तीसरा भाग हो गया अयोगवाह। तीसरा क्या हो गया? अयोगवाह। तो वर्णों का पहला भाग कौन सा हो गया? स्वर। स्वरों की संख्या कितनी बताई है? 22। स्वरों की संख्या कितनी बताई है? 22 बताई है।
22 कैसे बताई गई पूरा हम समझेंगे इसको। स्वरों की संख्या 22, व्यंजन कितने बताए गए हैं, व्यंजनों की संख्या ली गई है 33 और अयोगवाह की संख्या कितनी बताई गई है 4। अयोगवाह की संख्या कितनी बताई गई है 4। तो आप जोड़िए, ये कितने हो गए 22 और 22 और ये कितने हो गए 33। तो 22 और 33 अब कितने हो गए 55 हो गए और 55 में ये 4 और जोड़ दीजिए, कुल संख्या कितनी हो जाएगी 59। तो संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी है 59 है, 59 है। अब आगे स्वर है, तो स्वरों की संख्या कितनी होगी, स्वरों की संख्या 22 है। पूरा सिद्ध करके बताएंगे कि स्वरों की संख्या 22 कैसे होगी। अब इसके अंदर मूल स्वर है या मान लीजिए महेश्वरी सूत्र के अनुसार स्वर है, वो फिर आगे का टॉपिक बनता है। लेकिन पहले चीज हमें यही देखनी है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो हमें स्वरों की संख्या हमारे पास में आ गई है 22, व्यंजन कितने हो गए 33 और अयोगवाह की संख्या कितनी होगी 4। स्वर कितने हैं तो देखिए जो दिख रहे हैं आपको ए, आ और आगे दिख रहा है ए के बाद में जो 3 का चिन्ह लगाया हुआ है, ए के बाद में जो 3 का चिन्ह लगाते हैं ऐसे, वो होता है प्लुत का चिन्ह होता है। तो प्लुत भी एक स्वर है, प्लुत भी क्या है स्वर होता है। तो ए आ ई, जैसे ई का आ गया, जैसे ऊ ये दीर्घ ऊ, ये ऊ प्लुत आ गया। तो ये स्वर है। हम स्वरों की डिटेल बाद में देखेंगे पूरी। हमने समझा है कि स्वर जैसे ऐसे होते हैं, हम स्वरों के बारे में पूरा पढ़ेंगे भी आगे पढ़ेंगे। व्यंजन है तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई 33 हो गई और अयोगवाह की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं स्वर। देखो ये आपके सामने देखिए मैं स्वर, ये स्वरों की संख्या है जो हमने कितनी ले ली है 22 ले ली है। व्यंजनों को वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है। व्यंजनों को किसके अंदर विभाजित किया गया है वर्गों में। हालांकि व्यंजन क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी हम केवल वर्ण का टुकड़ा पढ़ेंगे। वर्ण को कितने भागों के अंदर या वर्ण को कितने पार्ट के अंदर बांटा गया है। तो वर्णों को 3 पार्ट के अंदर बांटा गया है। पहला पार्ट कौन सा है स्वर है। यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि वर्णों का पहला भाग होता है और अपन उत्तर दिख वाले प्लुत या व्यंजन, गलत हो जाएगा ये आंसर। वर्णों का सबसे पहला पार्ट होता है स्वर, फिर वर्णों का जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है व्यंजन और वर्णों का जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है अयोगवाह है। वो क्या होता है अयोगवाह है। तो जो पहला जो व्यंजन है, इस व्यंजन के अंदर पहले जो वर्गों के अंदर बांटा गया है, इसके अंदर 5-5 पदों का इसमें वर्ग होता है, 5-5 वर्णों का एक वर्ग होता है। तो पहला वर्ग हो गया कै वर्ग, दूसरा वर्ग च, तीसरा ट वर्ग, तीसरा और चौथा त वर्ग और 5वां प वर्ग। 5 वर्ग हो गए। इन्हें बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। इन्हें क्या बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। इन्हें बोलते हैं वर्गीय। वर्गीय क्यों बोलते हैं क्योंकि ये वर्गों में होता है, क्योंकि यह वर्गों में होता है। और इनकी संख्या कितनी है 25। वर्गीय व्यंजनों की संख्या होगी कितनी 25 होगी। और हम कै वर्ग को ये भी बोलते हैं कु, च वर्ग को हम क्या बोल सकते हैं चू, ट वर्ग को टू और त वर्ग को तू और प वर्ग को पू। ये बाद में सब लास्ट में आगे आएंगे जब व्याकरण और पढ़ेंगे आगे, तब ये आएंगे कु चू टू तो फू आएंगे। तो ध्यान रखना कु का मतलब कै वर्ग हो गया, चू का मतलब च वर्ग होता है, टू का मतलब ट वर्ग होता है, तू का मतलब त वर्ग होता है और पू का मतलब प वर्ग होता है। और इन्हें हम क्या कहते हैं वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इन व्यंजनों को वर्गों के अंदर डिसाइड किया गया है, वर्गों के अंदर बांटा गया है, इसलिए हम इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और ये कितने हो गए 25, जबकि व्यंजन कुल कितने हैं व्यंजनों की संख्या 33 है। तो 33 व्यंजनों को भी 2 पार्ट के अंदर बांट दिया गया है। 33 व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है 33 व्यंजनों को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला होगा वर्गीय व्यंजन और दूसरा होगा अवर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई 25। इन्हें हम एक और बोल सकते हैं, इन्हें हम बोल सकते हैं स्पर्श व्यंजन। इन्हें हम क्या बोल सकते हैं स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हैं। ध्यान रखना इनको आप। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी 25। नीचे मैंने लिखा और कादियो है मावशाना स्पर्शा है। इसका मतलब क्या हो गया कै। आदियो का मतलब पहले, तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कै, और आदियो सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए अवसान का मतलब अंत में। जब इसकी अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो कादियो का मतलब कै, आदियो तो आदियो का मतलब पहले, पहले तो कौन होगा नंबर 1 पर तो कौन होगा कै, और अवसान का मतलब सबसे लास्ट में क्या होगा मैं। तो कैसे लगा करके जो मैं तक, इस जो सूत्र लिखा हुआ है इस सूत्र का मतलब होता है कैसे लगा करके मैं तक जो वर्ण है वो क्या कहलाएंगे स्पर्श कहलाएंगे। कैसे मैं तक वर्ण कहलाते हैं ये प्रश्न बनता है। कैसे मैं तक वर्ण कहलाते हैं स्पर्श, या ये हो सकता है कि कैसे मैं तक वर्णों की संख्या होगी, कैसे मैं तक वर्णों की कति संख्या संति,
कितनी संख्या है? तो इसका जो प्रश्न बनता है ये बन सकता है कि क से म तक के वर्णों की संख्या कितनी है, पहला प्रश्न है। या ये बन सकता है कि क से म तक जो वर्ण हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। या ये बन सकता है कि क से म तक जो वर्ण हैं वो कौन से वर्ग में आते हैं? अवर्गीय होता है, वो अवर्ग में आते हैं। क्लियर है इतना चीज? भाई 33 व्यंजन हो गए। 33 व्यंजनों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट होगा, पहले पार्ट को हम बोलते हैं वर्गीय व्यंजन, दूसरे पार्ट को बोलेंगे हम अवर्गीय व्यंजन। इसे वर्गीय व्यंजन इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर जो प्रत्येक जो वर्ग होगा वो 5 पार्ट में होता है। क वर्ग में 5 शब्द होते हैं, क ख घ ड़ र, और च वर्ग में 5 होते हैं, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5। तो ये 5 जो वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में कितने? 5। तो कुल वर्ण कितने हो गए? 25 हो गए। क्लियर है? आगे आगे अपन ये व र ल, इन ये व र ल को हम उष्म व्यंजन भी बोलते हैं। देखो मैं साथ साथ बताना जा रहा हूँ आपको, हालांकि अपन डिटेल और पढ़ेंगे बाद में, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना कि ये व र और ल ये 4 क्या कहलाते हैं? उष्म व्यंजन। इन चारों को हम क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन बोलते हैं। और ये अवर्गीय व्यंजन में आते हैं। लिखा है देखो, अवर्गीय व्यंजन लिखा है यहाँ पर। मतलब ये जो 8 शब्द हैं, ये कितनी मात्रा है इनकी? 8। 8 क्या कहलाएंगे? अवर्गीय। 25 क्या कहलाएंगे? वर्गीय। दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 33। तो ये व को हम क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन। एक चीज और बताएंगे कि उष्म व्यंजन प्रत्याहार में आते हैं। ये प्रश्न भी बन सकता है, रीट का ये प्रश्न भी आया, पहले भी आया हुआ है। और फिर बता दूं आपको कि ये व जो उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन प्रत्याहार में आते हैं। तो मतलब प्रत्याहार लिखना है। जब हम संधि पढ़ेंगे तब आएगा कि उष्म व्यंजन कौन से प्रत्याहार में आते हैं? यण प्रत्याहार में आते हैं। उष्म व्यंजन कौन से प्रत्याहार में आते हैं? यण प्रत्याहार में आते हैं। इन्हें उष्म व्यंजन बोलते हैं। और आगे देखो आप, ये हो गया अंतस्थ व्यंजन। सॉरी, ये क्या हो गया? अंतस्थ व्यंजन। इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से प्रत्याहार में आएंगे ये हमें देखना है। देखो ये लीजिए आप, अंतस्थ व्यंजन। ये क्या हो गया? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से प्रत्याहार में आएंगे? यण प्रत्याहार में आएंगे। अंतस्थ व्यंजनों में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी होगी? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है कितनी? 4 होती है। और ये जो से दिख रहे हैं ये कहलाते हैं उष्म वर्ण। इन्हें क्या बोलते हैं? उष्म वर्ण। तो उष्म वर्ण भी 4 हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 हैं। तो उष्म वर्णों की संख्या कितनी? 4। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी? 4। तो कुल मिलाकर के अवर्गीय वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ये अंतस्थ व्यंजन क्यों कहलाते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? अंतः का मतलब अंदर, स्थ का मतलब स्थित, अर्थात इनको बोलने से जो हवा होती है वो अंदर के अंदर रहती है, इसलिए अंतः स्थ कहलाते हैं। इनकी हवा अंदर ही स्थित होती है। और ऊष्म जो होता है, इनकी हवा है, ऊष्म का मतलब होता है गर्म। इन शब्दों को बोलने से मुंह के जो वायु है वो बाहर निकलती है और गर्माहट के साथ, उष्मता के साथ निकलती है, इसलिए इन व्यंजनों को बोलते हैं उष्म व्यंजन। अगर हम बोल के देखेंगे ये, तो ये बोलने से हवा अंदर जाएगी, वह बोलने से हवा अंदर जाएगी, र से भी अंदर जाएगी, ल से भी अंदर रहेगी। लेकिन ये जो चारों जो व्यंजन है, इनको बोलने से हवा कहाँ निकलेगी? बाहर निकलेगी और गर्मी के साथ निकलेगी, उष्णता के साथ निकलेगी, इसलिए इन व्यंजनों को बोलते हैं उष्म व्यंजन। क्लियर है ये भी? तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। 33 कैसे हो गई? हमने व्यंजनों को 2 पार्ट के अंदर बांटा है। पहला पार्ट होगा इसका अवर्गीय व्यंजन, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है वर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन में अवर्गीय जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी होगी? 25। अवर्गीय व्यंजनों में जो वर्णों को शामिल किया गया वो स्पर्श वर्ण होते हैं, जिनका सूत्र होता है कादियो मावशाना है, स्पर्शा है। फिर आगे आपकी जो दूसरा अवर्गीय व्यंजन है, उस अवर्गीय व्यंजन में भी जो वर्ण आ रहे हैं उन वर्णों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अवर्गीय व्यंजन में कौन कौन से आ रहे हैं? अंतस्थ है और ऊष्म वर्ण आ रहे हैं। अंतस्थ व्यंजनों की, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होगी? 4 हो गई। और ऊष्म वर्णों की संख्या भी कितनी हो गई? 4 हो गई। दोनों मिलाकर कितने हो गए? 8। तो इस प्रकार वर्णों की संख्या, यहाँ पर व्यंजनों की संख्या कितनी ले ली हमने? 33। अब जो तीसरा जो बांटा गया वो पार्ट कौन सा होता है? अयोगवा है। इस अयोगवा को अलग क्यों ले लिया? क्योंकि अयोगवा को इसलिए अलग लिया गया क्योंकि ये माहेश्वर सूत्र में नहीं है। अयोगवा है, माहेश्वर सूत्र में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसको अलग लिया गया है। अयोगवा में पहला पार्ट कौन सा था? अनुस्वार। दूसरा कौन सा था? विसर्ग। तीसरा कौन सा था? जीवामूलीय। और चौथा आता है उपद्यमानीय है। क्या आता है? उपद्यमानीय है।
ये 4 अयोग्य कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर के देखो, एक मैंने नीचे और ले लिया थोड़ा, इनको बता रहे क्लियर कर दे। अनुस्वार, देखो हम पढ़ रहे हैं अनुस्वार, हमने पढ़ा अयोग्य में अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब ये जो ऊपर जो बिंदी दिख रही है ये अनुस्वार कहलाती है। ये तो हो गया अनुस्वार का पार्ट, आ गया जो ऊपर वाला पार्ट अनुस्वार था। दूसरा पार्ट कौन सा आ गया? विसर्ग। तो विसर्ग क्या कहलाता है? जो ये लगा पीछे 2 बिंदी लगी, इन्हें विसर्ग बोलते हैं। और विसर्ग हमेशा स्वर के पश्चात होता है। फिर आगे आपके जीवामूल्य, इनको विस्तार से पढ़ेंगे अभी हम। जीवामूल्य होता है वो अर्ध विसर्ग, इसे हम अर्ध विसर्ग बोलते हैं। और ध्यान रखना, जब हम संधि पढ़ेंगे ना, सत्व संधि पढ़ेंगे, तब सत्व संधि के अंदर ये सब काम आएंगे, हमारे उच्चारण स्थान में भी काम आएंगे। तो जीवामूल्य कितने होंगे? ये जीवामूल्य हैं जिनके अर्ध विसर्ग के रूप में। बार विसर्ग कैसे होता है? विसर्ग ऐसे होता है, ऐसे गोले करते हैं तो विसर्ग होता है ये। और ये क्या है? आधा गोला इधर कर दिया और आधा इधर, अर्ध विसर्ग हो गया। मतलब इसको पूरा हमने किया नहीं, इधर पूरा नहीं किया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अर्ध विसर्ग। ये चिन्ह किसका होता है? अर्ध विसर्ग का। तो जीवामूल्य में ये आ गया। और उपद्यमानीय में कौन हो गया? प और फ होता है। और इसका भी चिन्ह क्या होता है? अर्ध विसर्ग का चिन्ह होता है। ये हो गया उपद्यमानीय है। इनकी चर्चा भाष्य सूत्र में नहीं की हुई है, इसलिए इनको अलग लिया गया है, अयोग्य भाग के रूप में लिया गया है। आगे देखो आप, आगे जो चीज ली गई है वो क्या है? त्रिषष्टि है, चतु है, षष्टि है, वा वर्णा है, शंभुमते मता है। जो क्या लिखे? शंभुमते मता है। ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, महर्षि पाणिनि के अनुसार देखिए कितनी आगे। अब ध्यान रखना, पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है उसका आंसर अब यहाँ आया है। तो त्रिषष्टि, त्रि का मतलब हो गया 3 और षष्टि का मतलब हो गया कितना? 60। और आगे क्या लिखा हुआ है? वा का मतलब क्या हो गया? अथवा। तो ये तो कितने हो गए? ये तो हो गए आपके कितने? 63। त्रिषष्टि का मतलब कितने हो गए? त्रिषष्टि का मतलब हो गए 63। फिर आगे लिखा हुआ है चतु है का मतलब 4 होता है और षष्टि का मतलब 60 होता है। तो ये कितने हो गए? 64। तो 63 अथवा 64 क्या है? वर्ण है, माने। आगे क्या लिखा है? शंभुमते मता है का मतलब क्या हो गया? माने गए हैं। 63 अथवा 64 वर्णों की संख्या मानी गई है। कहाँ मानी गई है? पाणिनीय शिक्षा के अंदर। जो महर्षि पाणिनि ने अपनी बुक लिखी है, अपनी जो पुस्तक लिखी है पाणिनीय शिक्षा, वहां पर क्या माना गया है कि वर्णों की संख्या या तो होती है 63 या होती है कितनी? 64। इसका भी रीजन है कि 63 और 64 क्यों है, इसका भी कारण है। इसका कारण एक वर्ण को लेकर हुआ है जिसका अभी वो लुप्त प्राय लगभग हो रहा है। पहले वैदिक जो संस्कृत चलती थी उसमें उस वर्ण का प्रयोग हो रहा था, तो वहां पर जो कन्फ्यूजन की स्थिति चल रही है एक की वो है, बाकी इनका 63 या 64 है। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होगी? 64 होगी। इतना हमें जरूर ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम संस्कृत अक्षराणी। अब देखिए आप, संस्कृत अक्षराणी, संस्कृत में वर्ण कितने हो गए? ये हमने पहले पढ़े 59। संस्कृत में वर्ण कितने हो गए? 59 वर्ण हो गए। इन 59 वर्णों में यम वर्ण अलग शामिल और है। तो यम हम पढ़ेंगे यम वर्ण किसे कहते हैं, हमारे आगे आएंगे भी। यम वर्ण कितने होते हैं? 4 यम वर्ण होते हैं। और जो एक जो चर्चा चल रही थी कि जो लौकिक लगभग लुप्त प्राय हो चुका था, वो होता है दुष्प्रस्थ वर्ण। इसे हम क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं ना ळ बोलते हैं, जो इसे लिखा जाता है वो ळ। इसे काड़ होता है, अकाड़ होता है, इसे काड़ू हो गया, तो कुछ भी मान लीजिए उसके अंदर जो ळ होता है, ये आजकल इसकी जो चर्चा है लगभग बहुत ही कम की जाती है। अब संस्कृत में अक्षरों की अर्थात वर्णों की संख्या कितनी बता देगी? पहले 59 बताई हुई है। फिर यम वर्ण आते हैं, तो यम वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। यम वर्ण किसे कहते हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद अगर क्या आ रहा है? 5वां वर्ण आता है। और 5वें वर्ण के बाद एक ही वर्ग का लगातार 2 वर्ण आ गया। जैसे मान लीजिए लगातार यहाँ पर भी कह आ गया, यहाँ पर भी कह आ गया, तो जो ये कह दूसरा वाला कह, इसे हम क्या बोलेंगे? यम वर्ण बोलेंगे। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद में 5वां वर्ण आ जाना। और 5वें वर्ण के जो पहले वाले लगातार जो 2 वर्ण आ रहे हैं, उसके अंदर जो दूसरा नंबर का वर्ण आएगा उसे हम क्या बोलते हैं? यम वर्ण बोलते हैं। तो यम वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो कुल कितने हो गए? 63। ये तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार बताया ना, वर्ण की संख्या कितनी होती है? 63 या 64 होती है। तो 64वां जो वर्ण होगा वो होता है ळ होता है, जो कि वैदिक संस्कृति में जिसका प्रयोग ज्यादा होता था।
अभी वर्तमान में लगभग ये लुप्त प्राय चल रहा है। इसका जो लौकिक साहित्य में इसका अभी अभाव चल रहा है, वैदिक संस्कृति में चलता था। इसीलिए बताया गया कि वर्णों की संख्या 63, अगर इसको शामिल नहीं करते हैं तो, और इसको अगर शामिल करते हैं तो वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी। क्लियर है चीज? तो ये हमने पढ़ ली, वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 64। 59 कुल वर्णों की संख्या, 4 हो गई यम वर्णों की संख्या, और एक जो वर्ण है इसको हम क्या बोलते हैं? दुस्पष्ट वर्ण है। दुस्पष्ट वर्ण है। तो इस प्रकार मिलाकर के वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 64 हो गई। क्लियर है इतनी चीज? आगे देखते हैं हम स्वर है। अब आ जाइए स्वर में आ जाइए। अब स्वर पढ़ रहे हैं हम। स्वरों की क्या विशेषता है? पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जैसे इसका नाम ही क्या है? स्वय। स्वय का मतलब होता है खुद। स्वय का मतलब क्या होता है? खुद या स्वयं मान लीजिए। इसकी परिभाषा में लिया है स्वरा है नाम स्वतंत्रतया स्पष्टम उच्चार्यमाणा है वर्ण है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ लिखा है स्वरा है नाम स्वतंत्रतया स्पष्टम उच्चार्यमाणा है वर्ण है। इसका मतलब हो गया कि स्वर नाम है जो स्वतंत्रता पूर्वक स्पष्ट रूप से उच्चारित किए जा सकते हैं, उच्चारित किए जाने वाले वर्ण होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर। अर्थात जो स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारित होते हैं, या जिनको उच्चारित करने में, उच्चारित होने में किसी अन्य वर्ण का हमें साथ नहीं लेना पड़े, अन्य वर्ण का प्रयोग नहीं करना पड़े, वो होता है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? कि जिन्हें उच्चारित होने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं हो, अर्थात कोई दूसरे वर्ण पर आश्रित नहीं हो, वो कहलाते हैं स्वर। वो क्या कहलाते हैं? वो स्वर कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? स्वर है नाम स्वतंत्रतया स्पष्टम उच्चार्यमाणा है वर्ण है। अर्थात वे वर्ण जो स्वतंत्रता पूर्वक अपना स्पष्ट रूप से उच्चारण करते हैं, वर्ण कहलाते हैं। आगे लिखा है कि स्वतंत्रता पूर्वक स्पष्ट रूप से उच्चारित वर्णों का नाम ही क्या है? स्वर है। ये इसकी सीधी सीधी हिंदी के अंदर परिभाषा आ चुकी है कि स्वतंत्रता पूर्वक स्पष्ट रूप से उच्चारित वर्णों का जो नाम होता है, उसी नाम को हम क्या बोलते हैं? स्वर। अर्थात सिद्ध हो गया कि स्वर अपने आप में उच्चारित होते हैं, इन्हें उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। आगे लिखा गया, देखो इसको समझ लो। और ये लिखा है स्वयं राजन्ते इति स्वरा है। ये कहाँ लिखा गया है? महाभाष्य के अंदर। पतंजलि का जो महाभाष्य है, उस महाभाष्य में क्या लिखा गया है? कि स्वयं राजन्ते इति स्वर है। स्वयं का मतलब जो स्वयं, राजन्ते का मतलब जो राजा के समान रहते हैं, इति स्वरा है, वो स्वर है। राजन्ते का मतलब जो खुद अपने आप में श्रेष्ठ होता है, जो अपने आप में राजा होता है, वो क्या है? स्वर। तो जो अपने आप में राज करता है वही स्वर कहलाता है, अन्य किसी का सहयोग नहीं लेता है, वह स्वर कहलाता है। आगे हमने जो चीज लिए, चर्चा लिए, वो देखो आप क्या है। अब लिए हमने एकमात्र, ध्यान रखना, स्वर देखो, स्वरों के भी अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। स्वरों को 3 पार्ट के अंदर बांट दिया है। स्वरों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 3 पार्ट के अंदर। हमने पहला वर्णों को 3 अलग अलग भागों के अंदर बांटा दिया था। एक तो था स्वर था, एक था व्यंजन, तीसरा था अयोगवाह। क्लियर है? जो अब स्वर हम पढ़ रहे हैं, तो स्वरों को हमने परिभाषा पढ़ ली कि जो अपने आप में खुद उच्चारित होते हैं, उन्हें उच्चारित होने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं? वो स्वर कहलाते हैं। अब स्वर के कितने भाग हैं? स्वर के अलग अलग 3 भाग होते हैं। स्वरों के 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होगा वो कहलाता है ह्रस्व स्वर कहलाएगा, जो दूसरा पार्ट होता है वो दीर्घ स्वर कहलाता है, और जो तीसरा पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्लुत। क्या बोलते हैं? प्लुत। तो हम पढ़ रहे हैं पहले कि एकमात्र कालीन उच्चार्यमाणा है स्वरा है, ह्रस्व स्वरा है। ये परिभाषा होगी इसकी। एकमात्र कालीन, केवल एक मात्रा का जिसमें समय लगता है उच्चारण मतलब बोलने में, अर्थात जिसको बोलने में, उच्चारित करने में केवल एक मात्रा का, एक पलक का समय लगता है, एक निमेष मात्र का समय लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ह्रस्व स्वरा है। क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वरा है। अर्थात जो एकमात्रिक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ह्रस्व बोलते हैं। जिन्हें केवल पलक झपकाने का टाइम लगता है, सबसे कम समय लगता है बोलने के लिए, वो होता है स्वर। वो क्या होता है? स्वर। जिनके उच्चारण में
एक मात्रा का समय लगे वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। देख सकते हैं आप, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे ए हो गया, ए के बाद में ई हो गया, ई के बाद में उ हो गया, इन्हें हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं क्योंकि इनके टुकड़े भी नहीं हो रहे हैं। पहली बात तो टुकड़े भी नहीं होते हैं, और दूसरी बात ह्रस्व स्वर की पहचान क्या होती है? ह्रस्व स्वर की पहचानता होती है कि ह्रस्व स्वर का विभाजन नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, ह्रस्व स्वर को हम एक नाम से और जानते हैं, वो क्या हो गया? मूल स्वर। ध्यान रखना आप, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होगी? 5 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होगी? 5। ये हम कहना चाहिए कि बताइए कि मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? तो मूल स्वरों की संख्या भी कितनी होती है? 5 होती है। भाई अगर हम स्वरों की संख्या, स्वरों की चर्चा कर रहे हैं तो स्वर को भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि प्रश्न देखो कहीं से भी कुछ उठ के आ सकता है। प्रत्येक लाइन के अंदर प्रश्न बनता है यहाँ पर। तो हमने देखा कि ह्रस्व स्वर होती है, इन ह्रस्व स्वरों को भी क्या बोलते हैं? इन ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी बोलते हैं। और मूल स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होगी? 5 होगी। अर्थात ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। ह्रस्व स्वर का ही पर्यायवाची या दूसरा नाम, अपरम नाम अगर हम लें तो क्या होगा? मूल स्वर होगा। क्लियर इतनी चीज? आगे चलते हैं हम दीर्घ स्वर में। आ जाओ आप। हमने ह्रस्व स्वर पढ़ लिया। दीर्घ स्वर क्या हो गया? द्विमात्रकालीन उच्चार्यमाण स्वर दीर्घ स्वर है। अर्थात जिनको उच्चारित करने में 2 पलक का समय लगे, 2 मात्राओं का समय लगे, वो होता है दीर्घ स्वर। वो क्या होता है? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को 1 मात्रा का समय लग रहा था, और जो दीर्घ स्वर है उसको 2 मात्रा का समय लग रहा है। तो इसमें आ गया जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, जिनके उच्चारण में कितना समय लगे? 2 मात्रा का समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे आ ले लिया हमने, तो आ के अंदर 1 मात्रा तो किसकी हो गई? ए की हो गई। और दूसरी मात्रा हम चाहें तो ए की ले सकते हैं, चाहे तो आ की ले सकते हैं, लेकिन मात्रा हमें कितनी लेनी पड़ेगी? 2। तभी तो क्या बनेगा? आ। इसीलिए आ को क्या कहा गया है? दीर्घ स्वर। आ को क्या कहा गया है? दीर्घ स्वर। अब मान लो ये प्रश्न हो रहा है कि दीर्घ स्वर का दूसरा नाम है, या दीर्घ स्वरस्य अपरम नाम किम अस्ति? दीर्घ स्वरस्य अपरम नाम किम अस्ति? दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या है? तो दीर्घ स्वर का जो दूसरा नाम होता है वो संयुक्त स्वर है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त का मतलब मिला हुआ स्वर। हमने ए को ऐसे मिलाया तो ये क्या हो गया? संयुक्त हो गया। दोनों को मिलाने से जो संयुक्त हुआ है, इसीलिए हम आ को क्या कह सकते हैं? दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं और संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? अरे भाई ह्रस्व स्वर आप जान चुके हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम ही क्या है? मूल स्वर भी होता है। और दीर्घ जो स्वर है उनमें 2 मात्राओं का समय लगता है, और दीर्घ स्वरों की जो दूसरा नाम होता है वो क्या है? संयुक्त स्वर होता है। अब चलते हैं आगे चर्चा करते हैं। नंबर 3 प्लुत में आ जाइए हम। तो प्लुत में देखिए क्या लिखा है? त्रिमात्रेण कालीन उच्चार्यमाण स्वर प्लुता है। भाई 1 मात्रा का अगर समय लगे, 1 पल का अगर समय लगता है, वो होता है ह्रस्व स्वर। 2 मात्राओं का जो समय लगता है वो होता है दीर्घ स्वर। और जो 3 मात्रा का समय लगता है, त्रिमात्रिक होता है, जिसमें 3 निमेष लगती हैं, वो होता है फिर प्लुत स्वर। वो क्या होता है? प्लुत स्वर। जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, जिनको उच्चारण में कितनी मात्रा का समय लगे? 3 मात्रा का समय लगे, वो क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर की पहचान क्या होती है? ए लिखा हुआ है तो ए के पीछे क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं हम? त्रिमात्रिक। इसे हम क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक। इनमें 3 मात्राओं का समय लगता है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इसीलिए इसका नाम है प्लुता है। क्या बोला गया इसको? प्लुता है। ये त्रिमात्रिक होती हैं, और इसका प्रयोग कहाँ होता है? वैदिक संस्कृति में होता था। इसका प्रयोग कहाँ होता है? वेदों में होता है। वेदों में किया गया है। प्लुत स्वरों का प्रयोग कहाँ? ये प्रश्न बन सकता है कि प्लुत स्वरों का प्रयोग किया गया है वैदिक संस्कृत साहित्य में किया गया है, या वैदिक संस्कृत साहित्य में कौन से स्वरों का प्रयोग किया गया अधिकतर? तो उसमें आएगा प्लुत। क्या आएगा इसके अंदर? प्लुत स्वर आएंगे। आगे चलते हैं हम। स्वरा है ये आगे 22, हम शुरू के अंदर बता रहे थे 22 स्वर हैं। देखिए 22 स्वर कैसे हैं, इनको हमें ध्यान से अब देख लेना 22 स्वर कैसे होते हैं। भाई स्वर तो कोई तो बता रहा है स्वर होते हैं 9, कोई बता रहा है 5, कोई बता रहे हैं 13, कोई बता रहे हैं 22।
बिल्कुल अपनी अपनी जगह सभी उत्तर सही हैं। कोई बता रहा है 5, बिल्कुल 5 स्वर होते हैं, लेकिन 5 मूल स्वर होते हैं। 5 स्वर कौन से होते हैं? 5 स्वरों की संख्या जो कौन सी होगी वो मूल स्वर होगी। और मूल स्वरों के बाद में जो कुल टोटल स्वरों की अगर संख्या बताते हैं तो कुल टोटल स्वरों में संख्या कितनी आ जाएगी? 22। तो अगर मान के चलिए कि स्वरों की संख्या कितनी होगी तो हमारे पास संख्या कितनी आएगी? 22। कुल स्वरों की संख्या कितनी आएगी? 22 स्वर होते हैं। अब ये पहला स्वर कौन सा हो गया? ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। पहला कौन सा हो गया? ह्रस्व स्वर या मूल स्वर हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर हो गए। और तीसरा कौन सा हो गया? प्लुत हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? प्लुत हो गया। तो जो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। और प्लुत की कितनी होगी? 9 होगी। तो जोड़िए आप कितने हो गए? 8 और 5 कितने हो गए? 13। और 13 और 9 कितने हो गए? 13 और 9 हो गए कितने? 22। तो हमने कितनी बताई यहाँ पर? 22। स्वरों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला कौन सा था? मूल स्वर, जिनकी संख्या कितनी थी? 5। दूसरा कौन सा था? संयुक्त स्वर, उनकी संख्या कितनी थी? 9, 8 होती। और तीसरा कौन सा आ गया? प्लुत। तो प्लुतों की संख्या कितनी है? 9। इस मिला करके 5 + 8 बराबर +9 बराबर 22। तो कुल स्वरों की संख्या हमारे पास में कितनी आ गई है? 22 आ चुकी है। कितनी आ गई है? 22। अब हम देख रहे हैं कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आ रहे हैं। ह्रस्व स्वर में जो आ रहा हुआ था ए, ह्रस्व ई, ह्रस्व ई हो गया, ह्रस्व उ हो गया, ह्रस्व री हो गया, ह्रस्व री हो गया। ली जो दिख रहा आपको री, इस री का दीर्घ नहीं होता है। री का दीर्घ होता है, उ का दीर्घ होता है, ई का दीर्घ होता है, ए का दीर्घ होता है, लेकिन री का दीर्घ नहीं होता है। कभी ध्यान रखना, हमें री दीर्घ नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 5। इन 5 को बोलते हैं मूल स्वर। इन मूल स्वरों को जोड़ के क्या बनाए गए हैं? संयुक्त स्वर। नंबर 2 पर ही आ गया। अब संयुक्त स्वरों में कितने स्वरों की संख्या है? संयुक्त स्वरों में स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है। पहला कौन सा आ गया? आ गया। दीर्घ ई, दीर्घ ओ, दीर्घ री, दीर्घ ए, दीर्घ ओ, दीर्घ ऐ, दीर्घ औ। हमने जो क्रम लिया है, अब कई इस क्रम को देखेंगे। ए के बाद तो ऐ आना चाहिए, आई के बाद में ओ आना चाहिए, ओ के बाद में औ आना चाहिए। हमने जो क्रम लिया इनका, वो माहेश्वर सूत्र का क्रम है। और माहेश्वर सूत्र में साफ बताया गया है कि अगर हम संस्कृत की व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हमें वर्णमाला का जो क्रम है वो माहेश्वर सूत्र के अनुसार ही रखना चाहिए। वर्णमाला का जो क्रम है वो माहेश्वर सूत्र के अनुसार जो क्रम दिया गया वही हमें क्रम रखना चाहिए, अगर हम संस्कृत की व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो। ठीक है, इसलिए हमने लिया है ए के बाद में ओ लिया है, ओ के बाद में ऐ लिया है, ऐ के बाद में औ लिया है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र का यही क्रम होता है। तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अब लेते हैं हम प्लुत। तो प्लुत कौन से होते हैं? त्रिमात्रिक। अरे ये प्रश्न बन सकता है कि प्लुत होते हैं एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, किंचित नास्ति, कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आएगा इसमें से? प्रश्न तो कहीं से उठा करके कुछ भी मिल सकता है। जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे अगले वीडियो में माहेश्वर सूत्र के और वर्णों के, वहाँ आपको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि हमने जो प्रश्न बनाए हैं ये किसी किताब से नहीं लिए, बल्कि हमने खुद ही इनका वर्जन बनाया है, खुद ही हमने इसका बनाया है पूरे कुछ। तो आपके सामने आएगा जल्दी ही। प्लुतों की संख्या 9 हो गई। ए हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया, ली हो गया, ऐ, औ, ऐ और औ। तो ये तीन जो चिन्ह लगाया हुआ है, इस प्लुत की पहचान यही होती है। अब मान लो ये अजय परीक्षा में हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये दे दिए कि ए3 कहलाता है। अब यहाँ पर तो 3 ऑप्शन आगे, पहले ह्रस्व कहलाता है, दीर्घ कहलाता है, प्लुत कहलाता है या कोई नहीं कहलाता। तो क्या उत्तर आना चाहिए इसके अंदर? प्लुत। कौन सा स्वर है ये? प्लुत स्वर है। तो जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, बहुविकल्प प्रश्न पढ़ेंगे, तो मुझे पता है कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो ये हो गए अपने स्वर हो चुके हैं। तो स्वरों के बारे में हम चर्चा कर ली। स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर होता है। दूसरा कौन सा होता है? दीर्घ स्वर होता है। तीसरा कौन सा होता है? प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जो एक मात्रिक होता है, अर्थात जिसमें पलक झपकने का टाइम लगता है, वो ह्रस्व स्वर होता है। उस ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या होता है? मूल स्वर होता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। क्लियर?
फिर चलो पर दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनमें दो मात्राओं का समय लगे वो दीर्घ स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वरों को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? दीर्घ स्वर को हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है। फिर आता है नंबर प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? त्रिमात्रिक होते हैं। इनमें 3 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात 3 बार पलक झपके उतना टाइम इस प्लुत में लगता है। तो इस प्रकार ये हमारे स्वर कितने हो गए? 22 हो चुके हैं। आगे देखें हम, अब स्थान के आधार पर स्वर, किसके आधार पर? स्थान के आधार पर। देखो अब स्वरों को अलग अलग बताया। पहला कौन सा हो गया? पहले जो स्वर बताया गया वो किस स्थान पर हो गया? मात्रा अर्थात काल के आधार पर। पहला स्वर कौन सा हो गया? मात्रा अर्थात काल के आधार पर। फिर कौन सा हो गया? स्थान के आधार पर। फिर कौन सा हो गया? स्थान के आधार पर हो गया। और फिर कौन सा लिया गया है? नासिका के आधार पर। फिर कौन सा ले लिया गया है? नासिका के आधार पर। तो पहले ले लिया हमने मात्रा अर्थात काल के आधार पर स्वर, ये क्या लग गया? स्वर है। स्थान के आधार पर स्वर, और फिर हो गया नासिका के आधार पर स्वर। ये अलग अलग 3 प्रकार के फिर हमने बांट दिए हैं। इनकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। देखिए आपके सामने ये आ गया, पहला ये आ गया, ये लीजिए, ये आ गया स्वर। मात्रा, पहला मात्रा के आधार पर था अपना, तो आ गया स्वर मात्रा अर्थात समय के आधार पर। एक मात्रिक, मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार बांटा गया है ना। मात्रा के आधार पर तो स्वरों को 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। कौन कौन से? एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। तो मात्रा के आधार पर हो गया। तो एक मात्रा के आधार पर देखो, पहले लिखते हैं, एक मात्रा के आधार पर जो स्वर होंगे वो क्या कहलाएंगे? ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। द्विमात्रिक होता है जिनका समय उच्चारण 2 मात्रा का लिखा है ना, मात्रा और समय, जिसमें 2 पलक का समय लगता है, या जो द्विमात्रिक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। इनकी संख्या हमने कितनी बताई थी? 5। दीर्घ स्वरों अर्थात संयुक्त स्वर की संख्या कितनी बताई थी हमने? 8 बताई थी। और जो त्रिमात्रिक जो शब्द हैं, प्लुत हैं, उन प्लुतों की संख्या हमने कितनी बताई थी? 9। तो टोटल अपने स्वर कितने आए थे? 22 स्वर आए थे। कितने आए थे? 22 स्वर। अगला जो चीज है स्वर स्थान के आधार पर। हमने पहले स्वरों को किस प्रकार बांटा है? मात्रा के आधार पर बांटा है। अगले स्वरों को हमने किस प्रकार से बांटा है? अगले स्वरों को अपन ने स्थान के आधार पर स्वर बांटे हैं। और स्थान के आधार पर जो स्वर बांटे हैं, स्वर स्थान के आधार पर। स्वरों को किस प्रकार से बांटा है हमने? स्वरों को स्थान के आधार पर बांटा है कि स्थान के आधार पर स्वर कौन से होते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये स्थान है। स्थान का मतलब मुंह के जिस स्थान से स्वरों को बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है, उस उच्चारण के आधार पर भी स्वरों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 3 भागों के अंदर बांटा गया है। उच्चारण के स्थान या उच्चारण के स्थान पर या हमारे उच्चारण के अनुसार, ये प्रश्न बन सकता है। उच्चारण के अनुसार स्वरों को बांटा गया है 3 प्रकार से। पहला कौन सा हो गया? उदात्त। दूसरा कौन सा है? पहला हो गया उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा हो गया स्वरितः समाहारः। अर्थात उदात्त का जो सूत्र है अष्टाध्यायी के अंदर पहले अध्याय के दूसरे पाद का 29 का नंबर सूत्र है। पहले अध्याय के दूसरे पाद का 29 नंबर का सूत्र है। क्या लिखा है? उच्चैर उदात्त। उच्चैर उदात्त। उच्चैर उदात्त का मतलब क्या होता है? पहले अध्याय के दूसरे पाद का 29 नंबर का सूत्र लिखा है अष्टाध्यायी के अंदर, मैस्त्र सूत्र के अनुसार लिखा गया है। और पाणिनि ने लिखा है कि उच्चैर उदात्त। उच्चैर का मतलब होता है मुख के जो ऊपर की स्थान है बोलने के, जो मुख में जो, अब देखते हैं उच्चारण स्थान जब पढ़ेंगे, जब उच्चारण स्थान पढ़ेंगे उसमें और समझाया जाएगा कि जो मुख्य ऊपरी उत्सव से जो बोले जाते हैं, जिनका ऊपरी भागों का प्रयोग किया जाता है मुंह के, उन्हें बोलते हैं उच्चैर उदात्त। और जो अनुदात्त का मतलब ये कहाँ से लिए गए हैं? अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के दूसरे पाद का 30 नंबर का सूत्र है। ये अष्टाध्यायी में कौन सा अध्याय है? पहला अध्याय, दूसरा पाद का 30वां नंबर का सूत्र क्या लिखा गया है? निश्चय उदात्त। निश्चय उदात्त का मतलब क्या होता है? इन्हें बोलने के लिए मुख के जो निचले भाग होते हैं, मुख में जो निचले भाग होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, वो होता है। अब देखिए उच्चैर
तो ये तो समझ गए पहले आप, तो मुख के निचले भागों का प्रयोग किया जाए उन्हें क्या बोलते हैं, निश्चय अनुदात। और जो मुख के ऊपरी भाग होता है वो होता है उच्चय उदात। और ये स्वरित का मतलब होता है जिनके अंदर मुख के दोनों भागों का प्रयोग, मतलब ऊपरी भाग का प्रयोग भी किया जा रहा है, निचले भाग का प्रयोग भी किया जा रहा है, उन्हें बोलते हैं स्वरित समाहार, स्वरित है। और ये अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के दूसरे पाद का 31 नंबर का सूत्र है। अष्टाध्यायी में पहले अध्याय के दूसरे पाद का 31 नंबर का सूत्र होगा, जो होगा स्वरित है, अर्थात मुख के दोनों भाग, ऊपरी भाग हो चाहे निचले भाग, कोई भाग हो, दोनों भागों का प्रयोग होता है, वो कहलाते हैं स्वरित समाहार है। अब चीज हमें मालूम कैसे पड़ेगा, ये जो ए, ई और उ लिखा हुआ है इनमें किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका मतलब ये क्या है, उद्दात। देखो प्रश्न यहां से भी आएगा, एक यहां से भी प्रश्न बनने वाला है, उद्दात स्वर है। अब उद्दात स्वर एक तो लिखा हुआ ए ये लिखा हुआ है, एक ए ये लिखा हुआ है, एक ए ये लिखा हुआ है, तीनों ए अलग अलग। जो उद्दात होता है इसमें किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है। जो नीचे आएगा, देखो नीचे लिखा नीचे ही, तो नीचे का मतलब ए के नीचे देखो आप क्या लिखा हुआ है, ए के नीचे लिखा हुआ, ये लाइन खींची हुई है ना, इसका मतलब हो गया जो नीचे है, तो वो क्या हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे में ए नीचे दिख जाए इसका मतलब नीचे उद्दात होगा। और जो ए के ऊपर दिख रहा है स्वरित दिख रहा है ना, इसके चिन्ह ऊपर एक एक लगाया हुआ है, ये चिन्ह आएगा, इसका मतलब ये होता है स्वरित है, ये पहचान है। अरे भाई अगर मान लो ए लिखा गया ये, तो ये तो क्या हो गया, उद्दात हो गया। अगर मान लो ए के नीचे हमें ये दिख रहा है, ये क्या हो गया, अनुदात हो गया। और ए के अगर हमें यहाँ पर ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया स्वरित समाहार हो गया। क्लियर है। ये स्वर किस आधार पर बांटे गए हैं, स्थान के आधार पर। और वो पहले कौन से थे, मात्रा के आधार पर। स्वरों को मात्रा के आधार पर, स्थान के आधार पर और नासिका के आधार पर अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। तो आगे देखते हैं हम कौन सा, नासिका के आधार पर। ये देखिए आ गया नासिका के आधार पर भी। नासिका के आधार पर, नासिका का मतलब हो गया नाक। तो नासिका के आधार पर स्वरों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, 2 भागों के अंदर बांटा गया है। ये प्रश्न यही बनता है, पहला प्रश्न यही बन गया कि नासिका के आधार पर स्वरों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है। नासिका के आधार पर स्वरों को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला होता है अनुनासिक और दूसरा होता है अननुनासिक। नासिका के आधार पर स्वरों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, नासिका के आधार पर स्वरों को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला कौन सा होगा, अनुनासिक, और दूसरा कौन सा होगा, अननुनासिक। पहला कौन सा हो गया, अनुनासिक, दूसरा कौन सा हो गया, अननुनासिक। जो अनुनासिक है उसका महर्षि पंडित पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने पहले अध्याय के पहले पाद का 8वां नंबर का सूत्र लिखा है, मुख नासिको वचनो अनुनासिक है। ये सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार इसकी परिभाषा क्या होगी, अनुनासिक पद किसे कहेंगे, जिसके अंदर मुख का और नाक का दोनों का प्रयोग होता है, वो कहलाता है अनुनासिक। वो क्या कहलाता है, अनुनासिक पद कहलाता है। जिसके अंदर मुंह का और नाक का दोनों का प्रयोग किया जाता है वो स्वर कहलाएंगे। कौन सा कहलाएंगे, अननुनासिक स्वर कहलाएंगे। जैसे दिखा है ना ए के ऊपर देखो हमें क्या दिख रहा है, ये ए है, और ए के ऊपर अगर हम ये लगा रहे चिन्ह तो ये हो गया अनुनासिक। इसके अंदर मुंह का प्रयोग भी किया जाएगा और नाक का प्रयोग भी किया जाएगा। और ये महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 8वां नंबर का सूत्र दिया हुआ है। कौन सा, मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। मुख नासिका वचनो, ये आ सकता है कि अनुनासिक पद का सूत्र होगा, ये प्रश्न बन सकता है यहाँ पर। इसका देखो आप, मुख नासिका अनुनासिका लिखा ना, मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। तो जब लिखा है मुख नासिका वचनो अनुनासिका ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि ये प्रश्न बन सकता है कि अनुनासिक का सूत्र क्या होगा, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, ये इसका सूत्र बता दिया गया है। और ये हमने वर्ण बता दिए किस प्रकार से हैं। दूसरा आ गया अननुनासिक। अननुनासिक का मतलब होता है जिसके अंदर नाक का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल मुख का प्रयोग किया गया है। जिन स्वरों को बोलने में केवल मुंह का प्रयोग किया जाता है, मुख के भागों का प्रयोग किया जाता है, उनका नाक, उनको बोलते हैं अननुनासिक बोलते हैं। जब हम संधि पढ़ेंगे तो हमारे बीच बीच में कई आएंगे, ये अनुनासिक, ये अननुनासिक, प्रत्याहार पढ़ेंगे, आगे प्रत्यय पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, तब कई चीजें ऐसी आएगी जिनको हम पहले क्लियर कर रहे हैं। तो
नासिका के आधार पर स्वरों को कितने भागों के अंदर बांट दिया गया है? नासिका के आधार पर स्वरों को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों के अंदर बांट दिया गया है? मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों के अंदर बांटा है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर आगे स्थान के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। स्वर के आधार पर या बोलते हैं इसको किसके, समय के आधार पर, तो समय वाला अपने पास में आ ही गया। स्थान का आ गया, स्थान के कितने भागों में बांटा गया है? स्थान के अनुसार स्वरों को भी 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला आ गया कौन सा? स्थान के अनुसार आ गया अपने उदात्त, फिर आ गया अनुदात्त और फिर आ गया स्वरित समाहार है। तो ये स्वरों की चर्चा अपने पास में हो चुकी है। अब लेते हैं हम, देखो ये आगे अपने सामने आगे ये आ गया ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 5 बता दी गई है। फिर स्वर कौन सा आ गया? दीर्घ स्वर आ गया। और फिर स्वर कौन सा आ गया? प्लुत। तो इसके अंदर साफ साफ बताया कि ह्रस्व स्वरों की संख्या 5, दीर्घ की 8 और प्लुत संख्या कितनी हो गई? 9। और प्लुत स्वरों की संख्या अपने यहाँ कितनी आ गई थी? 22। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इन्हें दोबारा ले लिया गया एक बार और। जो ह्रस्व स्वर हैं ये आपके सामने लिखे 5, ए, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री, ह्रस्व ली। दीर्घ में आ जाओ आप, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, दीर्घ ए, ओ, आई और औ। हमने इसको महेश्वरी सूत्र के क्रम में इनको लिया है। फिर आगे प्लुत स्वर, और प्लुतों की संख्या कितनी होती है? 9। ये हमने पहले देख लिया है। अब चलते उदात्त अनुदात्त, इसको हम समझ लेते हैं। उदात्त अनुदात्त क्या चीज है? उदात्त के अंदर मान के चलिए, जैसे ये ह्रस्व ए है, ये क्या है? ह्रस्व ए। अगर हम ह्रस्व ए को उदात्त में लेंगे तो अनुनासिक में तो क्या आ रहा है? देखो आप, ए ये आ गया। और इस ए को अगर हम उदात्त में, देखो उदात्त में भी क्या हो गया? ए को हम किस, ए को हमें जो मुख्य जो स्थान है, स्थान के अनुसार इसको 3 भागों के अंदर बांट रहे हैं। ए का पहला पार्ट कौन सा हो गया? उदात्त। ए का दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? अनुदात्त। और ए का तीसरा पार्ट कौन सा हो गया? स्वरित। तो ए को हमने कितने पार्ट के अंदर बांट दिया है? 3 पार्ट के अंदर बांट दिया है। अब ये 3 पार्ट के अंदर भी जो ए को उदात्त बांटा था, उदात्त वाले ने भी इस स्वर को 2 पार्ट में और बांट दिया। कौन कौन सा पार्ट? अनुनासिक और अनुनासिक। तो जो ये हमने पहले पढ़ लिया ना, अनुनासिक ये हो गया जिसका नाक से प्रयोग और मुख से प्रयोग किया जा रहा है। अनुनासिक ये है जिसका प्रयोग किसके द्वारा किया जा रहा है? किसके द्वारा? केवल मुख के द्वारा किया जाता है। फिर आ गया अनुदात्त, तो अनुदात्त को भी 2 पार्ट के अंदर बांट दिया गया है। फिर आ गया स्वरित, तो स्वरित को कितने पार्ट में बांट दिया? 2 पार्ट के अंदर बांट दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जो ए है, ये ए के प्रकार कितने हो गए? ए के अगर हम प्रकार देखेंगे तो देखो कितना प्रकार हो गया? 2 ये हो गया, 2 ये हो गया और 2 ये हो गया। तो ए के पार्ट कितने हो गए? टोटल 6। ए के पार्ट टोटल कितने हो गए? 6 ए के पार्ट हो गई। भाई केवल हम ए को ही ले रहे हैं, तो ए को हम लेंगे उदात्त में ले लिया, फिर हमने अनुदात्त में ले लिया, फिर हमने स्वरित में ले लिया। और ये उदात्त वाला 2 पार्ट के अंदर बांट रहा है, अनुनासिक और अनुनासिक, जो सामने लिखे हुए हैं, जिनके चंद्र बिंदु ऊपर दिख रहा है, वो हो चुका काम। इन प्रकार के जो स्वर हो गए, ये हमने बता दिया अनुदातित, ये हो गया स्वरित। इनको जो पार्ट बांटा गया है, तो इस प्रकार जो हमको जो दिख रहा है ए, तो ए के हमने कितने पार्ट बांट लिए? 6। भाई 2 तो ये ए कौन सा है? ह्रस्व ए है। ये ए कौन सा है? ह्रस्व ए। ह्रस्व ए के कितने पार्ट हो गए? 2। फिर कितने हो गए? 2। फिर कितने हो गए? 2। तो कुल पार्ट कितने हो गए? कुल ए के पार्ट हो गए कितने? 6। कुल ए के पार्ट कितने हो गए? 6। आगे देख, तो आगे आ गया वर्णों के भेद। क्या गया है? वर्णों के भेद। तो वर्णों के भेद में जो वर्णों का भेद हमने लिया है, उस वर्णों के भेद के अनुसार अगर हम देखेंगे तो 18 भेद हो गए। वर्णों के कुल कितने भेद हैं? 18 भेद हो गए। वर्णों के 18 भेद हैं, जिसके अंदर पहले बता दिया हमने ए। भाई हमने ए को लिया था ना, प्लुत में ए को, ए भी 3 प्रकार का हो गया ना। भाई प्लुत में ए हो गया, फिर आ हो गया, और फिर ह्रस्व के इंद्र ई ए हो गया। दीर्घ में भी आ गया, ए के अलग अलग पार्ट हो गए। भाई प्लुत में भी ए हो गया, फिर दीर्घ में भी ए का मतलब आ हो गया, जो आगे इसमें आ गया था, ह्रस्व ए हो गया। तो प्लुत में ए कितने प्रकार का हो गया था? 6 प्रकार का। दीर्घ में ए कितने प्रकार का हो गया था? 6 प्रकार का। और ह्रस्व में ए कितने प्रकार का हो गया था? 6 प्रकार का। तो ए के पूरे पार्ट कितने हो गए? 18 पार्ट हो गए। तो 18 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? 18 भेद। ए के कितने? ई हो गया, ई हो गया, री हो गया। तो इन वर्णों के भेद हैं। तो हम पूछे ए के प्रकार कितने हैं, तो हमने ले लिए ए के प्रकार। हमने कुल कितने लिए थे? देखो आप, ए का एक तो क्या बन गया? प्लुत।
ए का क्या पार्ट बन गया, दीर्घ, तो ए का क्या पार्ट बन गया, ह्रस्व। तो ये पूरे पार्ट किसके बन गए, ए के पार्ट बन गए। तो ए के भेद कुल कितने हो गए, 18 हो गए। कितने हो गए, 18 हो चुके हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार ई है, ई के पार्ट कितने होते हैं, ई के पार्ट भी कितने होते हैं, 18 होते हैं। ऊ के पार्ट कितने होते हैं, तो ऊ भी तीनों बनता है। जो तीनों के अंदर बन रहा है उनके पार्ट कितने होंगे, 18। भाई 6 तो कहाँ हो गए, प्लुत में हो गए, 6 कहाँ हो गए, दीर्घ में हो गए, 6 कहाँ हो गए, ह्रस्व में। तो जो हो गया तीनों हो गए, तो 6 तीनों हो गए, तो कितने हो गए, 18 हो गए। ये भी तीनों में होता है, 18 हो गए। ये तीनों में हो सकता है, 18 हो गए। री का भी दीर्घ बनता है, री का ह्रस्व होता है, री का दीर्घ बनता है, री का प्लुत बनता है। तो री के पार्ट भी कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो वर्णों का जो भेद आ गया 18 भेद। ए कितने प्रकार का होगा, 18 प्रकार का। ई कितना प्रकार का होगा, 18 प्रकार का। ऊ कितना प्रकार का होगा, 18 प्रकार का। री कितना प्रकार का होगा, 18 प्रकार का। अब बताए 12 भेद किसके होते हैं, री के 12 भेद ही बताए गए हैं। री के 12 भेद क्यों बताए गए हैं, क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता, ली का दीर्घ नहीं होता है। ली का एक तो ली हो गया, तो 6 पार्ट तो उसके हो गए, और एक ली का प्लुत भी होता है, तो 6 पार्ट उसके हो गए। तो ह्रस्व के कितने पार्ट हो गए, 6, और प्लुत के कितने हो गए, 6। तो कुल पार्ट कितने हो गए, 12 पार्ट हो गए, लिख दिया हमने। इसमें दीर्घ का अभाव, इसमें दीर्घ नहीं होता है। ये प्रश्न आ सकता है कि ली में किसका अभाव है, दीर्घ का अभाव होता है। इसलिए यहाँ पर जो पार्ट बताए गए, कितने पार्ट बता दिए गए हैं, 6 पार्ट बता दिए गए हैं। इसलिए इनकी संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। कितने प्रकार की हो चुकी है, 12 प्रकार की, ये हमने ले लिया। आगे देखो अपन लेते हैं 12 भेद। आगे 12 भेद किसके होंगे, आगे जो 12 भेद लिए गए हैं ये एके, ओके, आई और औ, इनके 12 भेद कैसे हैं, क्योंकि ये ह्रस्व नहीं होते, क्योंकि ये ह्रस्व, देखिए ए हैं, एक में ह्रस्व नहीं, इनमें ह्रस्व होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो मिलके बड़े संयुक्त बड़े हैं ना। तो ए ह्रस्व में तो ए होता है, ए, ई, ऊ, री, री, 5 होते हैं ह्रस्व। तो ए तो ए क्या हो गया, दीर्घ, और ए क्या हो गया, प्लुत। ये भी क्या हो गया, दीर्घ और प्लुत। ये भी क्या हो गया, दीर्घ और प्लुत, और ये भी क्या हो गया, दीर्घ और प्लुत। तो दीर्घ 6 पार्ट और प्लुत 6 पार्ट। तो एक की प्रकारों की संख्या कितनी होगी, 18। इसके प्रकारों की संख्या कितनी होगी, 18। आई के प्रकारों की संख्या कितनी होगी, 18। और औ के प्रकारों की संख्या कितनी होगी, 18। इसमें किसका अभाव होता है, इनमें ह्रस्व का अभाव होता है। इनमें किसका अभाव बताया गया है, ह्रस्व का अभाव बताया गया है। अब प्रश्न इसमें एक और बन सकता है, री और री ये दोनों सवर्णी होते हैं, इसलिए री और री की वर्णों की संख्या कितनी होगी, ली और री के कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई। किससे, री की संख्या तो कितनी हो गई, री की संख्या होती है 18 प्रकार के री होते हैं, और री कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के री होते हैं। तो दोनों मिलाकर के इन दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव का बन सकता है यहाँ से। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपकी चीज। आगे चलते हैं हम। व्यंजन, स्वरों के बाद में क्या आगे, व्यंजन आ चुके हैं। अब व्यंजन देखते हैं। व्यंजनानी स्वर वो होते हैं जो अपने आप उच्चारित होते हैं, जिनके उच्चारण में किसी का सहयोग नहीं लेना पड़ता है, अर्थात स्वयं राजन्ते इति स्वर है। फिर आगे अपने पास व्यंजन, तो व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, अन्वग भवति इति व्यंजनम। अन्वग, अन्वग का मतलब अनुसरण करता है, वो क्या कहलाता है, इति व्यंजनम। अन्वग भवति इति, अर्थात जो अनुसरण करता है, इति व्यंजनम, वो व्यंजन कहलाता है। ये परिभाषा कहाँ से ली हमने, महाभाष्य से ली है। महाभाष्य में लिखा हुआ है कि जो किसी का अनुसरण करके चलता है, जो किसी का सहयोग लेकर के उच्चारित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं व्यंजन। उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अर्थात जो अनुसरण करता हुआ या पीछे चलता है वह व्यंजन कहलाता है। जो किसी शब्द का किसी दूसरे वर्ण का, जो किसी दूसरे वर्ण के साथ प्रयोग में लाया जाता है, किसी स्वर के बिना उच्चारित नहीं होता है, वो कहलाता है व्यंजन। वो क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। इसके हमने देख लो परिभाषा और देख लेते हैं। अन्वग भवति का मतलब होता है अनुगच्छति अच गुणम, अर्थात जो अच, इसके अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो जसत्व संधि होती है, अच धन गुणम। अच का मतलब स्वर, तो जो स्वरों का अनुसरण करता है, अनुगच्छति का मतलब अनुसरण करता है, जो स्वरों का अनुसरण करता है वो क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। आगे देखो, ये आ गया व्यंजन, पूरे आपके सामने आ चुके हैं।
ये आगे व्यंजनानी। इन व्यंजनों को हमने दो भागों के अंदर फिर बांट लिया है। हमने शुरू के अंदर पढ़ चुके थे व्यंजनों के कितने पार्ट हैं, व्यंजनों के दो पार्ट आ चुके अपने सामने। पहला हो गया वर्गीय व्यंजन, दूसरा हो गया अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 25 होगी। अवर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 33 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 33। अब चलो जो कै ख ग गहड़ है इसको हम कै वर्ग भी बोलते हैं और कु के नाम से भी जानते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था। च छ ज जो 5 वर्ण हैं इनको हम चू के नाम से भी जानते हैं। ट ठ ड ढ ण जो दिखा है आपको, इनको अपन टू के नाम से भी जानते हैं। जो लिखा हुआ है त थ द ध न, इनको अपन तू के नाम से भी जानते हैं। और जो लिखा हुआ है प फ ब भ में लिखा हुआ है, इनको अपन पू के नाम से भी जानते हैं। अब एक चीज और है, इनको नाम से तो जानते हैं वर्ण, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, उदित वर्ण बोलते हैं। उदित वर्ण का मतलब हो गया जो क है, इस क के अंदर उ है, उस उ की क्या होगी, इत संज्ञा। अपन महेश्वरी सूत्र पढ़ रहे थे तो महेश्वरी सूत्र के अंदर अपन बता रहे थे इत संज्ञा होना, इत का मतलब होता है लोप होना। तो उ का लोप हो गया तो यहाँ पर क्या बच गया, क। ठीक है ना, वह क में से अगर हमने ये कु है और कु में से अगर माइनस निकाले उ तो क्या बच जाएगा, क बच जाएगा, केवल ही क बचेगा। तो ये पूरा क वर्ग, तो चू में से उ निकाल दो, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हो गए। इन 5 को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। ठीक है। अवर्गीय व्यंजन में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। पहला कौन सा आता है इसमें, ये आता है जिसे हम अंतस्थ बोलते हैं, ये व र ल, ये व र ल, ये महेश्वरी सूत्र का क्रम है। वैसे हिंदी का देखें तो ये र ल व होता है, लेकिन संस्कृत के जो व्याकरण पढ़ते हैं वहाँ हमें पाणिनि के अनुसार चलना पड़ता है। संस्कृत के महेश्वरी सूत्र के अनुसार हमें उसका अनुसरण करना होता है। तो ये के बाद में आता है व के बाद में आता है र, और र के बाद में आता है ल। इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और ये कौन से प्रत्याहार में आते हैं, यण प्रत्याहार में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन प्रत्याहार में आते हैं यण। ठीक है। अब ये आगे आपके स और है दिख रहा है, इन्हें बोलते हैं उष्म व्यंजन बोलते हैं। और उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। ये कौन से प्रत्याहार में आते हैं, सल प्रत्याहार में आते हैं। उष्म व्यंजन कौन से प्रत्याहार में आते हैं, सल प्रत्याहार में आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन कौन से प्रत्याहार में आते हैं, यण प्रत्याहार में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, ये हमने पहले बताया आपको कि वायु मुख में, अगर वायु कहाँ रहती है, मुख में रहती है, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाएगा। और वायु मुख के बाहर निकलती है, गर्मी के साथ निकलती है, उष्मता के साथ निकलती है, वो उष्म व्यंजन कहलाते हैं। आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं अयोगवाह है। हमने देखा अयोगवाह क्या चीज है, तो अयोगवाह में क्या लिया गया है, अयोगवाह की संख्या कितनी है, 4। महेश्वरी सूत्र, महेश्वरी अयोगवाह लिया हमने। महेश्वरी सूत्र से अनुच्चारितः अपि प्रयोगम ये निर्वाहयन्ति ते अयोगवाह है। अर्थात जिनका प्रयोग महेश्वरी सूत्र में नहीं किया गया उसके बाद भी अगर उच्चारित हो रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। समझ चुके हैं। महेश्वरी सूत्र में उच्चारित नहीं होने के बाद भी जिनका उच्चारण किया जा रहा है उन्हें अयोगवाह कहा गया है। महेश्वरी सूत्र में अनुच्चारित नहीं होते हुए भी, अर्थात उच्चारित नहीं होते हुए भी जिनका प्रयोग किया जाता है वे अयोगवाह कहलाते हैं। ये अयोगवाह की परिभाषा हो गई है, क्योंकि विसर्ग है, अनुस्वार है, जीवामूली है, उपद्यमानी है, इनका महेश्वरी सूत्र में कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इनको उच्चारित किया जाता है, इसलिए इन्हें बोलते हम अयोगवाह बोला जाता है। तो महेश्वरी सूत्र में नहीं होने के कारण जिनका प्रयोग किया जाता है वो क्या हो गया, अयोगवाह हो चुका है। आगे लिख लिया अनुस्वार। पहला अयोगवाह कौन सा है, पहला अयोगवाह अनुस्वार होता है। और अनुस्वार जो अयोगवाह है उसमें स्वरिभ्य है, क्या लिखा है, स्वरिभ्य है पर है एव नासिकया अनुस्वार है उच्चार्यते। अर्थात देखो क्या लिखा है, स्वरिभ्य है पर है, जो स्वरों के बाद में होता है, लेकिन नासिकया किससे बोलते हैं, नासिका से बोलते हैं, उच्चारित किया जाता है, उसे क्या बोला गया है, अनुस्वार बोला गया है। जिनका प्रयोग स्वरों के बाद में होते हैं, बाद में होता है, लेकिन नाक से जिनका प्रयोग किया जाता है
उन्हें क्या बोला गया है? अनुस्वार कहा गया है। ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वारस्य चिह्नम स्वरस्य ऊपरी बिंदु रूपेण लिख्यते। अनुस्वार का जो चिन्ह किया गया है वो स्वर के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। देखिए ये जैसे स्वर है, मान लीजिए नीचे कोई भी, और उसके ऊपर जो बिंदी आएगी उसे क्या बोला जाएगा? अनुस्वार बोला। जैसे वंश है तो वंश में ये क्या है? अनुस्वार है। ये क्या लिखा हुआ है? विंशति है तो विंशति में भी ये क्या लिखा हुआ है? अनुस्वार है। तो ध्यान रखना, अनुस्वार किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण या जिनका प्रयोग स्वरों के बाद में उनके ऊपर नाक के माध्यम से, नासिका के माध्यम से किया जाता है, उन्हें अनुस्वार बोलते हैं। ये पहला हो चुका। दूसरा अयोगवाह आता है विसर्ग। दूसरा अयोगवाह कौन सा आता है? विसर्ग आता है। विसर्ग किसे कहते हैं? स्वरेभ्यः परः एव तत् स्वरः स्थानेन विसर्गो अपि उच्चारित है। इसका मतलब होता है, इसका प्रयोग भी स्वर के बाद में आता है, लेकिन जिस स्वर के बाद में आता है उसका उच्चारण स्थान भी उस स्वर के अनुसार ही होता है। जैसे ये लिखा तत् स्वर है, जैसे ए हो गया और ए के साथ अगर विसर्ग आ गया तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो यहाँ पर इस स्वर का स्थान, इस विसर्ग का स्थान कौन सा हो गया? कंठ हो गया। ई होता है, और ई के बाद में अगर स्वर आता है, विसर्ग आता है, तो ई का स्थान क्या हो गया? तालु हो गया। तो यहाँ पर इस विसर्ग का स्थान क्या हो गया? तालु। इसलिए लिखा हुआ है तत् स्वर स्थानेन, मतलब जो जिस स्वर के साथ लगे हुए हैं उस स्वर का जो स्थान होगा वही स्थान इस विसर्ग का भी होगा। विसर्गस्य चिह्नम स्वरात् परम बिंदु द्वयम रूपेण लिख्यते। अर्थात इसने लिख रहा है कि विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो स्वर के तत्व बाद में बिंदु दो, अर्थात दो बिंदुओं के रूप में, ये जो दो बिंदुएं दिख रही इन्हें हम क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। यथा जैसे राम है, हरि है, मतलब इसका हम बोलने में क्या लेते हैं? है का प्रयोग करते हैं। राम है, हरि है लगाते हैं इसकी, ये होता है विसर्ग। अयोगवाह का दूसरा रूप क्या आ गया? ये आ गया। अयोगवाह का तीसरा रूप क्या आ रहा है? जीवामूलीय। जीवामूलीय किसे कहते हैं? मैंने बताया वो अर्ध विसर्ग, जो अर्ध विसर्ग होता है उसे जीवामूलीय। भाई ये मान लो ये क्या आ गया? ये विसर्ग आ गया इसे, अब इसका ये क्या हो गया? आधा पार्ट हो गया, ये भी क्या हो गया? आधा पार्ट हो गया, तो ये अर्ध विसर्ग हो गया। अर्थात इति ककाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग सदृश है। जो क और ख के प्राक का मतलब पहले होता है, अर्ध विसर्ग रूप आधे विसर्ग के रूप में होता है। क और ख के पहले लगता है ये, और कैसे लगता है? आधे विसर्ग के रूप में लगता है। इसका हम सत्व संधि के अंदर जब हम संधि पढ़ेंगे, सत्व संधि पढ़ेंगे, तब उसमें ये चीज आएगी। जब सत्व संधि पढ़ेंगे ना तो सत्व संधि में ये चीज आएगी, जीवामूली वाली चीज आएगी, उपद्यमानी, दोनों चीजें आएंगी। ये प्राक का मतलब होता है पहले, अर्ध का मतलब आधे, विसर्ग के समान। कहाँ होता है? क और कखाभ्याम का मतलब हो गया क और ख के, और प्राक का मतलब पहले, क के पहले और ख के पहले होता है। और कैसे होता है? अर्ध विसर्ग, आधे विसर्ग के रूप में होता है। कौन? जीवामूलीय। जैसे ये क्या हो गया? बालह करोति, ये क्या हो गया? क्षेत्र खादति। ये क्या हो गया? बालह करोति, ये क्षेत्र खादति। इस प्रकार का प्रयोग जीवामूलीय में किया जाता है। अब बता उपद्यमानीय है। उपद्यमानीय का मतलब क्या होता है? पै फै, इसका लिखा है पफाभ्याम, अर्थात पै के पहले और भय के, पै के पहले और फै के पहले। प्राक अर्ध विसर्ग सदृश है, उपद्यमानीय है, उपद्यमानीय है। वही बात जो जीवामूलीय की थी, इतना अंतर है कि जीवामूलीय क और ख के पहले आता है और उपद्यमानीय होता है वो पै और फै के पहले आता है। वही काम करता है जो जीवामूलीय करता है। इसका हो गया। जैसे ये भी सत्व संधि, जब हम सत्व संधि पढ़ेंगे, विसर्ग संधि का रूप पढ़ेंगे, तब ये हमारे सामने आएंगे वापस, उच्चारण स्थान में भी हमारे पास में आएंगे ये। तो ये हो गया बालय पड़ती पै के पहले आ गया, वृक्ष फलती फै के पहले आ गया, अर्ध विसर्ग के रूप में आ गया ये चीज। आगे चलते हैं यम वर्ण। अब देखो हमने पढ़ा यम वर्ण, यम वर्णों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो यम वर्ण में हमने देखा है, यम वर्ण क्या होते हैं? वर्गों के प्रारंभिक 4 वर्णों में से किसी एक के आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण ये 5 वर्ण दे दिए इसने, ड़ य ण न म के रहने पर पहले जैसे
क्या लिखा है, पहले के द्वितीय वर्ण को यम कहा जाता है। मैंने बताया था आपको कि लगातार मान लो एक वर्ण, पहला वर्ण या दूसरा वर्ण या तीसरा चौथा, ये लगातार वर्ण आ रहे हैं, इसके बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है, पांचवा। तो लगातार पहला वर्ण 2 बार आ गया, ये पहला वर्ण था मान लो कै, ये कै 2 बार आ गया पांचवें वर्ण के पहले, तो ये दूसरा वाला वर्ण है, इसे बोलते हैं यम वर्ण। इसे हम क्या बोलते हैं, यम वर्ण। यम, ये प्रश्न, इसका प्रश्न कैसे बन सकता है, इसका प्रश्न बन सकता है कि यम वर्णों के बाद में वर्ण आता है कौन सा, अनुनासिक। इनमें से कोई वर्ण एक आना चाहिए, अगर इनमें से कोई एक भी नहीं आता तो वो यम वर्ण नहीं होगा। यम वर्णों की शर्त होती है कि उनके बाद में आने वाला जो वर्ण कौन सा होना चाहिए, जो वर्ण लिखा है ना, अनुनासिक वर्ण होता है, नासिका वाला होता है, वो आना चाहिए इसकी। जैसे द्वितीय वर्ण को यम वर्ण कहा गया है, जैसे ये देखो, ये पंचम वर्ण आ गया, ये पंचम वर्ण है, ये देखो ये नया आ गया पंचम वर्ण, ये देखो नया आ गया पंचम वर्ण, और ये 2 वर्ण हैं। इन 2 वर्णों में हम यम वर्ण किसे कहेंगे, इस वाले वर्ण को यम कहेंगे, इस वाले वर्ण को हम क्या कहेंगे, यम वर्ण कहेंगे, इस वाले वर्ण को हम क्या कहेंगे, यम वर्ण कहेंगे। लेकिन शर्त क्या है, 5वां वर्ण आ रहा है, शर्त क्या है, 5वां वर्ण आ रहा है, शर्त क्या है, 5वां वर्ण आ रहा है, ये यम वर्ण। तो यम वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो चुकी है। क्लियर है, आगे देखो, अब इसको ध्यान से देख लो, ये चीज आ गई लास्ट, एक और, ये क्या चीज बताएगी, वर्ण। हमने वर्ण पूरे कितने पढ़े हैं, हमने वर्ण पढ़ लिए पूरे कितने, हमने वर्ण पढ़ लिए पूरे कितने, 64 वर्ण पढ़े हैं। कितने वर्ण पढ़े हमने, 64 वर्ण पढ़ लिए। ये आगे 64 वर्ण आ गए, ठीक है। 64 वर्ण में से पहला कौन सा आ गया, स्वर। स्वर कितने हैं, 22। दूसरी चीज क्या आ गई, स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण कितने हैं, 25। फिर क्या आ गया, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कितने हैं, 4। फिर कितने आ गए, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कितने हैं, 4। फिर क्या आ गए, अयोगवाह। अयोगवाह कितने हैं, 4। फिर क्या आ गया, यम वर्ण। यम वर्णों की संख्या कितनी है, 4। फिर क्या गया, दुस्पष्ट वर्ण, जो लय होता है, उस लय की संख्या कितनी होती है, 1। लय की संख्या कितनी होती है, 1। इनको जोड़िए, जोड़ने पर 64 का योग अपने आप हो जाता है। ये अपना वर्ण है, जो अपने वर्ण विचार पढ़ा है, उस पूरी का जो सार है वो सार निकल के आया है। ये वर्ण आरेख था, इसको हम आराम से आप ले सकते हो, इसको ये पूरा ले सकते हो, ये वर्णों का है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ण हो चुका है यहाँ पर। अब देखते हैं हमें वर्ण के प्रश्न, एक बार कैसे प्रश्न आएंगे वर्णों के, तो ये भी मैं आपको देख लेता हूँ। ये देखिए, वैदिक संस्कृति, इसका प्रश्न कैसे बन रहा है, वैदिक संस्कृति कति वर्णा सन्ति। वैदिक संस्कृत में वर्ण कितने होते हैं, 63 या 64, किसके अनुसार, पाणिनि के अनुसार। तो वैदिक संस्कृत तो पाणिनि के अनुसार ही है, तो 63 या 64 वर्णों की संख्या होगी। वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होगी, वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होगी, 22 होगी। अच वर्ण है कति संति, अच वर्णों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। अच कितने होते हैं, 9। अचों का प्रयोग कहाँ से लाया गया है, महेश्वरी सूत्र से लाया गया है। फिर आगे आपके स्वर, क्या आ गया, स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है, 13। ये देख लिया आप। अगर हमें पूछे स्वरों की संख्या कितनी है तो 13 बतानी है, लेकिन वैदिक संस्कृत के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होगी, 22। अब ये प्रश्न आएगा उठकर, ऐसे आएगा ये। अगर हमें कंफ्यूज वाली स्थिति है तो हमें पढ़ना है कि किसके अनुसार पूछा है। अगर वैदिक संस्कृति के अनुसार स्वरों की संख्या पूछी है तो 22 बताना है, और ऐसे पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 13 बताना है, अचों की संख्या कितनी होती है तो 9 बताना है। कंफ्यूज वाली कहीं कोई स्थिति नहीं रहेगी। अचों की संख्या 9, स्वरों की संख्या 13, वैदिक संस्कृति के अनुसार स्वरों की संख्या 22। हल वर्णों की संख्या कितनी हो रही है, 33। हल वर्णों की संख्या कितनी होगी, 33, जिन्हें व्यंजन भी बोलते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। यम वर्ण भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हमने देखा है लौकिक संस्कृति, ये आ गया आपके। और एक चीज, लौकिक, कौन सी संस्कृति, लौकिक संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी होगी, 48। ये देखो प्रश्न है, हर चीज लिया गया है, ये लौकिक साथ आएगा तो वर्णों की संख्या कितनी बतानी है, 48 बतानी है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी बताई है, 64 बताई है। लौकिक संस्कृति में वर्ण कितने होते हैं, 48। 13 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, एक क्या होता है, अनुस्वार होता है, एक क्या होता है, विसर्ग होता है। तो 13, 33 और 1 और 1, ये कितने हो गए,
48 हो गए। कितने हो गए? दोनों हो गए 46, एक हो गए 47, एक 48, ये 48 हो चुके हैं। सामान्यतया लौकिक संस्कृत में 48 वर्णों की संख्या होती है। सामान्यतः लौकिक संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी होगी? 48 होगी। माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्ण कितने होते हैं? देखिए आप, माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होगी? 42। क्योंकि ये हर बार ये जो स्वरों का प्रश्न होता है, वर्णों का प्रश्न होता है, विवाद में होता है। लेकिन विवाद को दूर करने के लिए अगर ऐसा नाम दिया जाए कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होगी? 42 होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार जो पुस्तक है संस्कृतामृतम, उस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी बताई हुई है? 46 बताई हुई है। और पुस्तक का नाम कौन सा है? संस्कृतामृतम। उसमें दिया हुआ है कि वर्णों की संख्या कितनी बता दी? 46 बताई है। एनसीईआरटी की एक बुक होती है रुचिरा, उस रुचिरा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी बताई हुई है? 48 बताई हुई है। इस प्रकार पूरा जो वर्ण है, जो पूरा जो विचार था, पूरा वर्ण विचार था, ये विस्तार रूप से आपको बता दिया गया है। अब इनके जो वर्णों के ऑब्जेक्टिव और माहेश्वर सूत्र के ऑब्जेक्टिव बहुविकल्प प्रश्न कैसे बनेंगे, इनका जो अगला वीडियो आएगा उन्हीं का आएगा। अगली जो क्लास होगी अपनी, उन्हीं की क्लास होगी। तो आज जो क्लास लगी, कैसी लगी, क्या लगी, पूरी कोशिश की अच्छी बनाने की। आप इसको 3-4 बार देखिए और अपने जो भी सुझाव हैं आप जरूर दें, हम सुझावों का जरूर पालन करेंगे। इति प्रकरणम का मतलब हो गया है। आज का जो प्रकरण है ये यहाँ समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।